अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज असनाद। आज हम बात करेंगे पुलिस गर्दी की। यानी किस तरह जो बात कही जाती है काली वर्दी काले करतूत, ये बात साबित हो गई कराची पुलिस के एहलकारों ने, जिनमें क्राइम ब्रांच के एहलकार शामिल थे। उन्होंने दो सगे भाइयों को गुलबहार के इलाके से उठाया और उसके बाद उन पर बेहमाना तशद्दुद किया। इतना तशद्दुद किया कि एक भाई को अस्पताल दाखिल कराना पड़ा, जहां वो काफी देर तक मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला रहा, मगर अल्लाह को उसकी जिंदगी मंजूर थी और वह बच गया। और वजह नाज ये थी कि इन दोनों भाइयों को शक की बुनियाद पर उठाया गया और इनसे मुबैना तौर पे 3.5 लाख रुपए तावान क्राइम ब्रांच के एहलकार जो है वो डिमांड करते रहे। एक भाई को इस शर्त पे छोड़ा गया, मगर जब वो तावान का जो मुतालबा था उसको पूरा ना कर सका तो उसके बाद गुस्से में, ग्रज में दूसरे भाई पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इस वाकये के बाद पुलिस के दावे, और खास तौर पे जो कराची पुलिस बहुत बड़े बड़े दावे करती है और खास तौर पे जब उन्हें कहीं दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है तो वो बहुत सी हमदर्दियां समेटते हैं। वो तमाम दावे, वो तमाम हमदर्दियां उस वक्त मलिया मेट हो गई जब ये वाकया सामने आया। इस एक वाकये के साथ साथ ये तो हम बात कर रहे हैं कि जो पुलिस लोगों के साथ सलूक कर रही है, आम शहरियों के साथ सलूक कर रही है और किस तरह उनके साथ जो है वो पुलिस गर्दी की जा रही है। मगर ये सारा का सारा जो माहौल है वो सिर्फ शहरियों के लिए नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें पुलिस के अपने ही मुलाजमीन की, जिन्हें आमतौर पर पेटी भाई भी कहा जाता है, तो इन पुलिस एहलकारों ने जो अपनी एक पेटी बहन थी एएसआई रुबीना शाहीन, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही सलूक किया। खातून इल्जाम लगाती हैं कि मुबैना तौर पे उन्हें और उनकी फैमिली को विक्टिमाइज किया जा रहा है और खातून पुलिस अफसर एक एएसआई जब वो अपने ही महकमे के पास दादरसी के लिए दरखास्तें लेके जाती है तो उन्हें वहां से टरखा दिया जाता है, बल्कि उसके जवाब में उन्हें कई शोकॉज नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। अब वो या तो अपनी ड्यूटी करें या अपनी जान बचाने के लिए अदालतों के चक्कर काटें। बहरहाल इंसाफ के असूल के लिए वो आप अदालतों के चक्कर काटने पे मजबूर है। और इस तमाम मामले पे बात करने के लिए हमें कराची स्टूडियो से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद रजा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रजा। सबसे पहले तो ये जो दोनों भाइयों का मामला हुआ, जो जमशेद क्वार्टर्स के क्राइम ब्रांच एहलकारों ने इन पर तशद्दुद किया, जरा उसकी स्टोरी बताइएगा कि असल वजह क्या थी और किस बिना पे, किस शक पे इन दोनों भाइयों को पकड़ा गया था। रजा जी, ये जमशेद क्वार्टर है, वहां पर क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। उनके दो एहलकार थे। ये गुलबहार में दो सगे भाइयों को उन्होंने अगवा किया। उसके बाद जो उनके जो घर वाले थे उनसे तवान तलब किया। 3.5 लाख रुपए तवान इन दोनों से तलब किया था। वाक़े के बाद जो इलाका मकीन हैं और इनके जो घर वाले हैं, अजीज़ व अकारीब हैं, ये क्राइम ब्रांच के दफ्तर पर गए, वहाँ पर एहतजाज किया। वाक़े की इत्तला जो हम तक पहुँची, हमने इसकी तमाम तर तहकीकात की तो उसमें ये पता चला कि ये इन दोनों भाइयों को अगवा किया गया था। उसके बाद जो अहलकार हैं उन्होंने जब पैसा तलब किया 3.5 लाख रुपए। अब जब वाक़े की इत्तला जब ये मीडिया पर तमाम तर चीज़ चली, उसके बाद जो उनके आला अफसरान हैं वो हरकत में आए। इसके अलावा ये देखा जा रहा था कि ये जो अहलकार, जो उनके अफसरान हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे और जो पेटी बहन भाई हैं उनको हमेशा की तरह बचाने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन इसकी तहकीकात की गई तो वो चीज़ सामने आई और जो क्राइम ब्रांच के जो अहलकार हैं उन्होंने फौरी तौर पर इन दोनों भाइयों को रिहा कर दिया। इन पर जो है बहुत तशद्दुद किया गया था और इनको फौरी तौर पर यह कहा जा रहा था कि पैसे ला कर दें, और उनको यह वजह नहीं बताई जा रही थी कि उनको घर से क्यों उठा के लेकर आए हैं। फौरी तौर पर दोनों को जो जख्मी थे उन पर तशद्दुद किया था। अब्बासी शहीद अस्पताल उनको लेकर गए। वहाँ पर जो पुलिस की जानिब से जो डॉक्टर्स हैं उनको भी धमकियाँ दी गई। यही वजह है कि एमएलए जो है वो रिपोर्ट नहीं बना रहा था। वाक़े के बाद जब हम वहाँ पर तहकीकात के लिए भी पहुँचे और उनसे वजह ये जानी कि एक दोनों पर तशद्दुद हुआ है, आखिरकार इनकी रिपोर्ट क्यों तैयार नहीं की जा रही। उसके बाद जो है ये उन्होंने मीडिया पे चीज़ें चली, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और उसमें वादे तौर पर लिखा गया था कि ये तशद्दुद किया है दोनों सगे भाइयों पे। अच्छा रजा ये भी हमें साथ बताते चलिएगा कि दोनों भाई चूंकि पेशे के एतबार से सुनार हैं और ये पुलिस का एक बड़ा कॉमन बहाना होता है कि जनाब ये चोरी का सोना खरीदते हैं, उसको डालते हैं, तो इनके ऊपर इल्जामात क्या थे जब इन्हें घर से उठाया गया? कोई तो ऐसे इल्जाम होंगे ना जो इन्हें उठाया गया। और उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कि इनकी मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा था, यानी पुलिस अफसरान बदस्तूर कोशिश में रहे कि वो अपने पेटी भाइयों को बचा सके जिन्होंने ये जुर्म सरजद किया है। जी बिल्कुल, इससे कोई ढकी छुपी ये बातें नहीं हैं कि खसूसन इनके साथ प्राइवेट टीमें चल रही होती हैं, या सीटीडी हो या दीगर जो महकमे हैं, एवीसीसी का महकमा हो, एसीएलसी का महकमा हो,
प्राइवेट टीमें इनके साथ चल रही होती हैं, उनके साथ कुछ मुखबर होते हैं, वो इत्तलात इनको देते हैं कि फला बंदे के पास बहुत पैसा है, फला बंदा रोजाना गाड़ियां चेंज कर रहा है, काफी उसके पास पैसा है। इसी इत्तला पर ये तमाम तरह जो अहलकार हैं या अफसरान हैं वो वहां पर उनके घर जाते हैं। उनके साथ लेडीज पुलिस भी नहीं होती है और काफी रात को ये छापे मारे जाते हैं, उनको सेल लेकर आते हैं। उसके बाद जो है उन पर तशद्दुद किया जाता है, जबरदस्ती चीजें बताई जाती हैं कि आपको हम इस चीज में इन्वॉल्व कर देंगे, आपको टारगेट किलिंग के जो वारदातें हैं उसके अंदर हम ठीक है, शहरियों को डराया और धमकाया जाता है। अच्छा रजा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त मेरे ख्याल है अगर अप्रोक्सीमेट कराची पुलिस की नफरी पे जाए तो तकरीबन 26,000 के करीब नफरी है और इतना बड़ा शहर है, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा इसकी आबादी जो है वो बताई जाती है। तो इन हालात में मेजॉरिटी ऑफ पुलिस जो एहलकार हैं ये तैनात है वीवीआईपी ड्यूटीज के लिए। कराची में वीआईपी कल्चर बहुत कॉमन है, अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे पुलिस की मोबाइलें उनको स्क्वाड करती जा रही होती हैं। तो इन हालात में आम शहरियों के जानो माल का कौन पुरसाने हाल है? जी, यही सवाल जो है शहरी भी करते हैं, यही सवाल ये दोनों सगे भाई भी कर रहे थे कि कानून के रखवाले ही ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो हम अपनी शिकायत किसके पास लेकर जाएं। लेकिन पुलिस के अंदर अगर काली भेड़े भी हैं तो जो काफ़ी अच्छे लोग भी काफ़ी अच्छे अफसरान भी इसमें मौजूद हैं। इस वाक़े का जो है बखूबी नोटिस भी लिया गया, आईजी सिंध की जानिब से भी नोटिस लिया गया। दोनों अहलकारों को वाक़े में जो मुलव्विस थे उनको मुअत्तल भी किया गया। और दूसरा ये है कि जो नई भर्ती होती है पुलिस के अंदर उसमें ये देखा जाता है कि वो एसएसयू डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाता है और जो यंग लड़के होते हैं, यंग ब्लड होता है, वो क्राइम को जो है काफ़ी हैंडल कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो थानों में हम नफरी देखते हैं उनकी जो एक अहलकार की 50 से 60 साल उम्र होती है। बिल्कुल, उम्र सीधा अहलकारों को जो है वो थाने पे लगाया गया है। बहरहाल पुलिस ने इस पे नोटिस लिया, क्या मुअत्तल कर देना ही काफी था, इनके खिलाफ और भी कार्रवाई होनी चाहिए। खासतौर पे वो अहलकार जो इस वर्दी का इस्तेमाल करके काले धंधे कर रहे हैं, तवान वसूल कर रहे हैं, जुराइम में मुलविस हैं, क्या मुअत्तल कर देना उनको काफी होगा। इस पर बात करेंगे। जो विक्टिम्स हैं पुलिस टॉर्चर की वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और उनकी कहानी उन्हीं की जबानी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले पुलिस गर्दी के जिस वाकये की हम आपसे बात कर रहे थे उसके दोनों विक्टिम इस वक्त हमारे पास कराची स्टूडियो में मौजूद है। ये दोनों भाई हैं जिब्रान और दानियाल, जो सुनार का काम करते हैं और कराची गुलबहार के इलाके से इन्हें उठाया गया था 22 अप्रैल की रात को 7:30-8 बजे। जो जमशेद क्वार्टर्स के क्राइम ब्रांच के एहलकार थे उन्होंने इनके घर पे रेड किया। मैं ये बताता चलूं कि उस वक्त इनके साथ कोई लेडीज पुलिस एहलकार नहीं थी। उसके बाद वहां से इन्हें उठा के जब एक भाई को लेके जा रहे थे और दूसरे भाई ने इस्तफसार किया तो उसको भी साथ ले गए। कई घंटे अपनी गैर कानूनी हिरासत में इन्हें महबूस रखा गया और उसके बाद और वहां पे इन पर बेमाना तशद्दुद किया जाता रहा। डिमांड ये की जाती रही कि 3.5 लाख रुपया जो तावान है वो हमें दें। जब ये वजह पूछते थे तो उस पर इन्हें और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। कुछ अभी रिसेंट जो वाकयात हुए हैं उसकी न्यूज क्लिपिंग्स मेरे पास है, आपको स्क्रीन पे भी चलती हुई नजर आ रही है। मैं उसकी सिर्फ हेडलाइंस आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कराची पुलिस कितनी काबिल है और कितने जुराइम में मुलविस है। रेंजर्स छापे में एएसआई गिरफ्तार, 7 मगवी बाजियाब। ये 14 जनवरी को ये खबर पब्लिश हुई है और इसमें एक एएसआई को रेंजर्स ने पकड़ा है जिसने लोगों को कैद किए रखा था और इसके पास से सरकारी असला भी बरामद हुआ है। एएसआई अकरम ने ये क्लेम किया था कि वो बाद अफसरान की सरपरस्ती में ये वारदातें करता था। 11 फरवरी की रिपोर्ट है, कराची में ताजर को अगवा करके तवान लेने वाला थानेदार गिरफ्तार और इसने एक ताजर को अगवा करके तकरीबन 68,50,000 तवान लिया था। 3 दिन उसे अपनी हिरासत में रखा था। ये कराची से रेलिवेंट स्टोरी है। अगवा पर है तवान में मुलविस सीटीडी के 4 एहलकार गिरफ्तार। बुध 9 मार्च को यह खबर पब्लिश हुई है और इसमें 17 अफसर और सिपाही शामिल हैं। गार्डन सेंटर में 3 मुकदमात कायम किए गए। ये कराची पुलिस के कारनामे हैं। ये चंद एक स्टोरीज हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब वापिस चलता हूं। कराची में जिब्रान और दानियल ने मैं ज्वाइन किया। जिब्रान, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, मुझे बताइएगा जरा, मेरे नाज़रीन से शेयर करें अपनी कहानी कि किस तरह पुलिस आपके घर आई और किस तरह आप लोगों को उन्होंने उठाया और कहां लेके गए। सर, वाकया ये हुआ कि दानियाल जो है घर के बाहर बैठा हुआ था। एक पुलिस मोबाइल आती है, उसमें लड़का होता है एक अली नाम का, ठीक है सर। अली ने दानियाल को उठवाया और पिटवाया मोहल्ले में ही, ठीक है। उसके बाद इसको मोबाइल में डाल के लेके जाते हैं। मैं पूछता हूँ सर इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, वजह क्या है?
तो वो उस टाइम पर कुछ नहीं बताते, ठीक है। मारते हुए इसको ले जाते हैं। उनके पीछे मैं जाता हूँ, मैं मेन रोड तक पहुँचता हूँ तो वो मुझे भी ठीक है, उठा गाड़ी लेते के हैं। अंदर डाल के ले जाते ठीक हैं है। और हमारी शर्टें उतार के हमारे मुंह पे बांध देते हैं। ठीक है। ठीक है सर, वहाँ ले जाके हमारे को पूरे रास्ते मारते हुए जाते हैं। हाँ हाँ, वहाँ ले जाके थाने में फिर मारते हैं। अच्छा। ठीक है, दानियाल की हालत हो जाती है ख़राब, इसको फेंक देते हैं बाहर। उन्होंने फुटबॉल बना दिया था, समझ लें हमें। अच्छा। लातों से, घूंसों से, जो चीज़ उनके हाथ में थी समझ लें वो मार रहे थे। जिब्रान, कितने लोग आप पे तशद्दुद कर रहे थे? तकरीबन 6, 7, 8 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर ये जब हम लोगों को रिहा कर दिया, जब हमें छोड़ दिया, नहीं, कैसे हमारे कैसे घर रिहा वालों ने, कर मोहल्ले वालों दिया? ने, एक तरफ तो आपको टॉर्चर किए जा रहे हैं, आप अपना वजह पूछ रहे हैं तो वो आपको और मारी जा रहे हैं। दानियाल जैसे तैसे करके घर पहुंचा अपने। ठीक है, घर वालों को उसने बताया कि फला फला जगह पर भाई को भी मार रहे हैं वो लोग। तो फिर? हमारे घर वाले, मोहल्ले वाले, वो सब थाने पहुंच गए। फिर वहाँ उन्होंने एहतजाज किया, शोर शराबा किया। तो अंदर से कोई साहब उठ के आए, उन्होंने बोला छोड़ो इस लड़के को। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। मेरे चाचा के हवाले कर दिया। वजह क्या बता रहे थे? आपको उठाया क्यों उन्होंने? सर ये अली नाम का लड़का है, वहाँ का क्लर्क है। मोहम्मद अली उसका पूरा नाम है, क्लर्क है वो वहाँ का। ठीक है, उस शख्स ने मेरे छोटे भाई के साथ किया था कारोबार, उसका कोई आपसी मसला था। ठीक है, उसने हम लोगों को उठवा दिया। ठीक है। अच्छा दानियाल, मैं जरा आपसे भी बात करना चाहूंगा। आपको उन्होंने उठाया, अली से आपके कोई पैसों के लेन देन का मामला था, पुलिस कहां से दरमियान में आ गई? क्या पुलिस कोई रिकवरी एजेंसी है? कुछ भी नहीं, वो भाई का पूछ रहे थे, दूसरे वाले भाई का मार रहे थे और पूछ रहे थे। तो जब आपको मार रहे थे आप पूछ नहीं रहे थे कि मेरा कसूर क्या है, क्यों मुझे मार रहे हो? मैंने बहुत पूछा मगर नहीं बता रहे थे वो। अच्छा, बोल रहे थे तुमने अपने भाई को भगाया, वो घर में ही था। ठीक है। अच्छा, हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है अब्बास रिजवी ने, एआईजी क्राइम ब्रांच है। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ कराची स्टूडियो में जिब्रान और दानियल भी हैं। ये वो विक्टिम्स हैं जिन्हें क्राइम ब्रांच के एहलकारों ने मुबैना तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो मैं अब्बास साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, इस सारे मामले को आप लुक आफ्टर करते रहे हैं, असल स्टोरी क्या है, असल कहानी क्या है इसके पीछे? जी, मेरे पास से जब मैंने इस मामले की इंक्वायरी शुरू की तो इनसे मैंने मुलाकात की थी। इनके बड़े भाई जिब्रान, 2 भाइयों का मसला सामने आया था कि जिब्रान और दानियाल को पुलिस रात को लेकर गई है, तशद्दुद का निशाना बनाया है और पैसे मांगे हैं। तो फिर ये जब इंक्वायरी के लिए लोगों को तलब किया गया है तो पुलिस वालों को, उनके साथ में ये भी आए थे, कुछ इनके बरादरी के बड़े भी थे। तो जिब्रान खाली आए थे, दानियाल नहीं थे। और उन्होंने ये बताया कि ये मामला इनके बड़े भाई राहील हैं जी, उनके साथ कोई तकरीबन कुछ पैसों का मामला था और उन्हें छोड़कर इन्हें उठा लिया। फिर जो एक्यूज़्ड हमारे पुलिस के स्टाफ था उसको भी हमने उनसे पूछा, हम ये सब साथी थे, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन लास्ट सितंबर को 3.25 लाख की रकम दी थी इनके बड़े भाई को कोई किसी कारोबार के लिए। तो वो फिर उन्होंने कारोबार तो ख़त्म हो गया, वापस भी नहीं दी रकम। नहीं, किसने ये रकम दी थी सर? अब्बास साहब किसने इनके रकम? इनके बड़े भाई, इन 2 जो थे राहील, इनके बड़े भाई हैं, जिब्रान और दानियाल जी जी, रहील को किसने दी थी? उसे इमरान अली नाम के एक क्लर्क है हमारा पुलिस का, क्राइम ब्रांच का, उसने दी थी। अच्छा, अली क्राइम ब्रांच का क्लर्क है, ठीक है जी। जी हाँ, और उसने इनसे बार बार मुतालबा किया और नाकामी की सूरत में फिर उसने थाने भी अपनी कंप्लेंट जमा करवाई थी। खासी उसने कहा कुछ महीने पुरानी बात है ये, और अपने एसएसपी ऑफिस में भी उसने कंप्लेंट की थी। अच्छा, अब्बास साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद मैं वापस आता हूँ और गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा आपसे शुरू करता हूँ। नाज़रीन, वक्फे के बाद एआईजी क्राइम ब्रांच हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे कि असल स्टोरी क्या है। चीजें कुछ और खुल रही हैं, वो हम आपको बताएंगे, मगर इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले एआईजी क्राइम ब्रांच अब्बास रिजवी हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन से आगे कह रहे थे। अब्बास साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। तो आपने बताया कि अली जो क्राइम ब्रांच का क्लर्क था, उसने ये जो विक्टिम्स थे जिब्रान और दानियाल, इनके एक भाई रहील को 3.25 लाख रुपए दिए और उसके हवाले से उसने फिर एक कंप्लेंट सबमिट की कि जनाब मेरे पैसे रिकवर कराए जाएं। जी हाँ, उसने कई जगह कंप्लेंट्स की, उसने थाने भी की, उसने अपने एसएसपी ऑफिस भी की, जो कि उन्होंने ड्यूली अपने कंप्लेंट ब्रांच के इंचार्ज के हवाले कर दी। ठीक है। और लेकिन उसके ऊपर शायद कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मामला लेन देन का होता है तो पुलिस उसमें कोई कॉग्निजेंस लेती ये नहीं है। टिपिकल सिविल मैटर है, अगर उसने जमा भी कराया तो पुलिस तो कोई रिकवरी एजेंसी तो है नहीं कि जाके लोगों के पैसे बरामद करवाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था।
तो चनाची उसको उसी अंदाज से डील किया जा रहा था। ठीक है। यहाँ पर ये तो मामला है बिल्कुल के, और इन्होंने भी तस्लीम किया, फिर जिनके बुजुर्ग बड़े साथ आए थे बरादरी के, उन्होंने भी इसको कहा कि हम मामले को इसी तरह हल कराएंगे कि जिसके पैसे हैं उसको पैसे मिल जाएं। तो ये तो बात इस्टेब्लिश हो गई कि मामला लेन देन का था। अब ये हुआ कि इन्हीं ने राहील से रबते किए और फिर इनके बकौल जो अली था जिसके पैसे चाहिए थे उसके बकौल मैंने रबते किए, लेकिन ये राहील नहीं आ रहा था, पैसे के लेन देन का वापसी का कोई अपना वादा पूरा नहीं कर रहा था वो। नतीजे में उसने जब उसे ख़बर मिली और वो पहुंचा राहील को गिरफ़्तार करने के लिए, तो वो उसके बकौल गिरफ़्तार करने के लिए उसने क्राइम ब्रांच पुलिस को बुलाया और वो मोबाइल तलब की और उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसको घर वालों ने भगा दिया। अच्छा अब्बास साहब, थोड़ा सा टेक्निकल, अगर आप बुरा ना मनाए, मैं भी किसी जमाने में क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूं। पहली बात तो ये कि पर्चा ही नहीं कोई हुआ और लेन देन का मामला है, पुलिस पर्चा ही नहीं कर सकती, तो गिरफ्तार हो कैसे कर सकता है? देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी उसने एज ही सेड, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, जो अली बयान दे रहे हैं। जी हाँ, वो बयान दे रहा है कि फिर वो गए और वहाँ पर इन्हीं ने ये दो भाइयों को लेकर आ गए और ये बता कर आए थे कि कहाँ लेके जा रहे हैं। उनको पता भी था घर वालों को, चनाचे घर वाले और महल्ले वाले फौरन पहुँच भी गए वहाँ पर क्राइम ब्रांच के ऑफिस। ठीक है। और उन्होंने चंद मिनट के बाद उसको छोड़ भी दिया। वो इनकार कर रहा है कि कोई मारा पीटा नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं, यानी कि उनको ले जाना, ठीक है, जो कि एक गैर कानूनी हरकत थी, ठीक है, और दूसरा वहाँ पर मारने पीटने का वाकया हुआ या नहीं हुआ। अब ये मारने पीटने का वाकया इन्हीं ने कहा कि हमें मारा पीटा है, लेकिन कोई एमएलओ रिपोर्ट इस हवाले से इनको सपोर्ट नहीं कर रही या कोई इन्हीं ने प्रोड्यूस नहीं की हमें। ठीक है। तो बीइंग इंक्वायरी ऑफिसर या उस इंक्वायरी अफसर की हैसियत से मेरे पास से इसके सबूत के तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आई। यानी मारपीट का सबूत आपके पास नहीं आया क्योंकि मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो अभी तक आपको नहीं मसूल हो सकी? नहीं, वो तो एमएलओ तो आई नहीं ना। इन्होंने एक स्लिप दिखाई थी जो इमरजेंसी की स्लिप थी, जिसमें कोई ट्रीटमेंट के लिए गए। जहाँ पे पुलिस तशद्दुद का मामला होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुलिस का पूरा बोर्ड बिठाया जाता है, डॉक्टर्स का बोर्ड बिठाया जाता है जो इस चीज को फाइनलाइज करता है कि ये पुलिस टॉर्चर है या नहीं है। नहीं, देखिए मामला ये था कि पुलिस बोर्ड का इशू तो होता है ना जबकि एमएलओ का कुछ आता है ना हिसाब किताब। एमएलओ, ये सबसे पहली बात है कि एमएलओ की तरफ से एंट्री आती है कि ये बंदा जख्मी हालत में आया है, उसका बयान कुछ भी हो, वॉट एवर कि वो एक्सीडेंट से आया है, कुछ आया है, वो जख्मी हालत में आया है, तो एमएलओ मुतालिका थाने को रिपोर्ट देता है। एक खबर ये भी थी कि बाकायदा तौर पे जो मेडिकल लीगल ऑफिसर थे, डॉक्टर साहब जो वहां पे थे, उनको प्रेशराइज किया गया अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, उन्हें जो है वो डराया धमकाया गया पुलिस की तरफ से कि आपने जो है मेडिकल रिपोर्ट इशू नहीं करनी। नहीं ऐसा मेरे नहीं आपके इल्म में ये चीज नहीं है? अच्छा, नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। मैंने ठीक, इनकी खुद इनकी तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक है। तो ये अगर ये बताते तो मैं उस बात को भी उसकी भी करता, लेकिन वो जब इंक्वायरी हुई तो ये मामला सेटल डाउन होने की तरफ जा रहा था कि ये पैसों का लेन देन, उन्होंने कहा कि हम इसको तय करा देंगे। जो इलीगल एक्शन हुआ था, जो इन्होंने मिस यूज़ ऑफ पोजीशन की थी पुलिस के ऑफिशियल ने, और अपनी उसने नाजायज़ उसका इख्तियार का फ़ायदा उठाया था। ये इख्तियार नहीं था, उसने अपने जो भी उसके पास सहूलियात थी उनको उसने मिस यूज़ किया। उसके हवाले से एसएसपी साहब ने उसको पहले ही सस्पेंड कर दिया था और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए मैंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में हायर अफ्स को लिख दिया है। तो उसमें तो हमें कोई शक नहीं है। वो मैंने पहले भी कहा था कि आपका लेन देन का मामला हल होना चाहिए, वो एक अलग मसला है। नहीं, आप नहीं समझते कि 155C के तहत इन लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए थी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की जो इन्होंने किया, खाली सस्पेंशन और डिपार्टमेंट इलेक्शन? देखें, हाँ बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं, को क्या होना चाहिए था, ये इसके लिए मैं इंक्वायरी ऑफिसर हूँ और मैंने उसमें जो प्रॉपर एक्शन है उसको उसके लिए जाने की सिफारिश कर दी है उसके अंदर। यानी अब किसी की भी रकम अगर फंसी हो तो हम क्राइम ब्रांच से राब्ता कर सकते हैं कि एक सस्पेंशन के एवज जो है वो फोर्स मिल जाएगी और जाके आपकी रकम रिकवर करा सकते हैं। सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती, सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती। सजा उसके ऊपर मिलेगी जो कि इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पर मैंने ये इस्टेब्लिश किया है कि इन्होंने मिस यूज़ किया है अपने इख्तियार को भी, अपनी पोजीशन को भी, और उस सहूलत को भी जो कि उन्हें ऑफिस में हासिल थी। अच्छा अब्बास साहब एक मिनट लाइन पे रहिएगा। दोनों जो विक्टिम्स लड़के हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मैं जिब्रान आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो रिजवी साहब हैं, जो एआईजी क्राइम ब्रांच है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अभी तक
मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो नहीं मिल सकी। मेरे जो रिपोर्टर थे रजा, उनका यही कहना था कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट के हवाले से बाकायदा मेडिकल लीगल ऑफिसर पे प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था। तो आपकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट कहां पे है? अगर है तो आप क्यों पुलिस को नहीं दे रहे? और क्या उसमें आप लोगों के ऊपर टॉर्चर साबित हुआ है? क्या आप पे टॉर्चर किया गया है? सर वो रिपोर्ट ना अभी तक हमें मिली नहीं है। अच्छा, आपको रिपोर्ट ही नहीं दी गई अभी तक? ठीक है। ये रिजवी साहब से मैं मिल चुका हूँ, ठीक है, इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और इनका बड़ा शुक्रिया भाई का। नहीं, इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, फौरी तौर पर आ गए थे ये भाई खबर सुनकर। ठीक, चले, ठीक है। अच्छा, अब रिजवी साहब मैं दोबारा जरा आपकी तरफ आता हूँ। वो जिब्रान ये क्लेम कर रहे हैं, एक तो वो आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि कम से कम आपने उन्हें फौरी तौर पे इंसाफ फराहम किया, और जो जालिम पुलिस वाले थे जिन्होंने उनका मार मार के बुरकस निकाल दिया था, उनसे कम से कम उनकी जान छुड़ाई और उनको कोई इंसाफ मिल रहा है। बहरहाल जो लेन देन का मामला था, इसको चाहिए था कि सिविल कोर्ट में जाता, वहां पे इसका दावा दायर करता और वहां से कोई ऑर्डर लेके आता, और अगर उसके पास कोई चेक थे तो उसके ऊपर आप लोग कम से कम कार्रवाई कर सकते थे कि 499F का मुकदमा दर्ज कर सकते थे। देखिए, बात ये नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे अभी तक ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। तो क्या ये पुलिस का काम भी नहीं है कि पुलिस जाके हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट इनकी जल्द से जल्द हासिल करे? इतनी देर इस वाकये को हो गई है, अब तक तो मेडिकल रिपोर्ट क्या से क्या चेंज हो गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेडिकल MLO की रिपोर्ट जो है वो उसकी तरफ से खुद इशू होती है। तो वो कब तक सर करेगा और कितने दिन उसमें इंतजार करना है? नहीं, ये अगर उसकी तरह देखें, बात ये कि हमारे पास कोई मुतल्लिका थाने की तरफ से भी ये नहीं आया कि इस नाम के 2 अफराद आए हैं और उनको MLO ने कोई ट्रीटमेंट उसके हिसाब से तो दिया है। ये तो एक और पुलिस नेग्लिजेंस आ गई कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था बाकायदा तौर पे आपको कि जनाब ये पुलिस टॉर्चर का केस अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में आया है और इसके हवाले से ये एलेज किया जा रहा है, इनका मेडिकल किया जा रहा है, और अगर वो भी आपको इन्फॉर्म नहीं करे तो ये तो एक और पुलिस नेग्लिजेंस है। देखें, इसमें 2 चीज़ें, इसके MLO रिपोर्ट जो है वो जो जख्मी हुआ है उसके पास भी आती है और मुतल्लिका थाने के पास भी जाती है। ठीक है। तो अगर वो होती तो इनके पास होती और ये हमें दे देते, और हम उसके ऊपर अगर ये अभी भी नहीं मिल जाएगी तो हम एक्शन लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास रिजवी साहब। बहरहाल मामला यहाँ पे और गंभीर होता नजर आ रहा है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर हैं, बेशक विक्टिम्स उन पे इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, मगर उनका ये कहना है कि अभी तक मुझे मेडिकल लीगल रिपोर्ट ही नहीं मिली, और जिस तरह हमारे रिपोर्टर ने कहा कि हॉस्पिटल पे प्रेशर था कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो रिलीज ना की जाए। 4 दिन गुजर चुके हैं इस वाकये को, होना तो ये चाहिए था कि इन एहलकारों को इबरत का निशान बना दिया जाता। पुलिस इनको बिल्कुल एक सेफ पैसेज दे रही है। पुलिस ऑर्डर 155C बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि जो एहलकार इख्तियार से तजावुज़ करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सिर्फ इनको मुअत्तली तक रखा जा रहा है, और कल को होगा भी ये कि वो प्रेशराइज करके इन लोगों से माफीनामा करवा के सुलह कर लेंगे, दोबारा से इस महकमे को ज्वाइन करके एक बार फिर लोगों से इस तरह की खिदमत करेंगे। बहरहाल ये तो एक वो सबूत था जिससे साबित होता है कि पुलिस एक रिकवरी एजेंसी बन चुकी है, जो लोगों के मालो दौलत की हिफाजत करने की बजाय अपने एहलकारों की डूबी हुई रकूम निकलवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो पुलिस की अपनी ASI है रुबीना शाहीन, उनकी कहानी आपको सुनाएंगे कि उनके साथ उनका डिपार्टमेंट क्या सलूक कर रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह हमने आपको बताया कि पुलिस एहलकार अपने पेटी भाइयों के साथ किस तरह सलूक करते हैं, उन्हें किस तरह बचाया जाता है, और एक जो उनकी पेटी बहन है ASI रुबीना शाहीन, उनके साथ भी क्या सलूक कर रहे हैं, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है रुबीना शाहीन साहिबा ने। रुबीना साहिबा, मुझे अभी ये बताइएगा कि आपका मसला क्या है, क्यों आप अपनी ड्यूटी नहीं दे रही, क्यों आप जो है वो अदालतों के चक्कर काटने में मजबूर हैं, क्यों पुलिस एहलकार आपकी जो आप खुद वर्दी में है आपकी मदद करने से कासर हैं? रुबीना साहिबा, मैं सर्विस कमीशन पास करके भर्ती हुई थी, ठीक है, और उसके बाद मुझे जो है बहुत ज्यादा जो है हरेसमेंट का सामना करना पड़ा। किसने आपको हरेस किया? दरअसल नीचे जो मेरे साथ मेरे कुलीग्स थे, कांस्टेबलान और ASI, दूसरे जो मर्द हजरात हैं और SHO साहिबान हैं, उन सब ने मेरे साथ ऐसा रवैया रखा हुआ था जैसे मैं कोई जो है एक मुलजिमा हूँ। अच्छा, मुझसे ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे मैं एक मुलजिमा हूँ। आपके अपने ही जो कोऑर्डिनेट्स थे, कुलीग्स थे, वो आपके साथ आपको हरास करते थे? जी जी, ठीक है। और जब ये बात अफसरान बाला तक जाती है, DSP साहिबान है, SP हैं, DIG हैं, IG साहब हैं, वो इसको जो है ना बिल्कुल नेगेटिव लेते हैं। वो कहते हैं आप इनको खुश नहीं रख सकती, आप इनके साथ क्यों नहीं बना के रखती? ठीक है। मैं कहा सर मेरा मुझे प्लीज जरा इसकी वजाहत कीजिएगा, बना के रखने से उनकी क्या मुराद है? एक बंदा आपको तंग कर रहा है, एक बंदा आपको हरास कर रहा है, और आपके अफसरान आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि हमसे हमारे पास शिकायत ना लेके आए,
बल्कि आप उनके साथ मामला ठीक करें। तो क्या मामला ठीक करें? मामला तो ये भी होते हैं, जैसा अभी आपने अपने एक बयान में बोला है कि जी पुलिस अफसरान जो है वो पब्लिक की अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब लॉ के अगेंस्ट जा रहे ठीक हैं, है। और ऐसे केसेस बना देते हैं बाज़-औक़ात जिसमें बेगुनाह को सजा हो जाती है और जो गुनहगार है वो बच जाता है। ठीक है। एक तो ये मैटर भी है, दूसरा एक औरत होना भी जो है ना एक जुर्म बना दिया गया है पुलिस में? पुलिस में। आप कह रही अब हैं यहाँ कि पे- सिंध पुलिस में औरत होना एक जुर्म है? जी, औरत होना एक जुर्म है, बिल्कुल। अच्छा, किस तरह कह रही हैं और आप ये? मैं एक अकेली निशाना नहीं बनी हूँ, मेरे साथ की और भी बहुत सी औरतें और लड़कियां हैं जो इनका निशाना दिन रात बन रही हैं। नहीं, क्या निशाना बन रही है? मुझे थोड़ा सा उसका वजाहत करें ना। क्या इन्हें इंतहाई मादरत के साथ कोई ताल्लुकात बनाने पे मजबूर किया जाता है इन्हें? सेक्सुअल हरेसमेंट है जी, सेक्सुअल हरेसमेंट तो है। सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में तो बहुत ओपन लॉज आ गए हैं कि अगर वर्क प्लेस पे प्राइवेट के हवाले से इतने सख्त लॉ हैं तो ये तो फिर पुलिस का महकमा है। उसमें क्या कभी आपके अलावा किसी और खातून ने इस मामले को नहीं उठाया कि सबॉर्डिनेट्स या कुलीग्स जो हैं वो सेक्सुअल हरेसमेंट करते हैं? नहीं, देखें, वो भी उठाती होंगी। मेरे साथ तो कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है अभी, कोई भी लेडी अच्छा। ऑफिसर, बल्कि वो भी मेरे अगेंस्ट ही जा रही हैं, मुझे मशवरे दे रही हैं कि आप कोऑपरेट करें। हमने भी इतनी जिंदगी ऐसे दुखों में गुजार दी, आप भी जो है ना अपनी नौकरी बचाएं, अपनी इज्जत तो वैसे चली गई और यूं भी चली जाएगी, पब्लिक भी हंसेगी आपके ऊपर, ठीक है। मदद कोई भी नहीं करेगा। तो अब आप अदालत में गई हुई हैं, क्या केस लेके अदालत गई हुई हैं? अदालत में भी यही जॉब की सर्विस मैटर पे मैं गई थी, और सुप्रीम हाई कोर्ट में भी मैंने पिटीशन अपनी रखी हुई है, और सिटी कोर्ट में भी मेरे 3-4 केसेस चल रहे हैं। क्या आपकी क्या मुतालबात हैं? किससे आपके मुतालबात हैं? क्या डिमांड्स हैं आपकी? देखिए, मेरी कोई भी ऐसी खास डिमांड नहीं है, ना मैं कोई ओहदा चाहती हूँ, ना मुझे किसी किस्म का कर्जा चाहिए, ठीक ना है। मुझे किसी भी किस्म का कोई मकान, गवर्नमेंट रेजिडेंस भी नहीं चाहिए, मैं वो भी नहीं चाहती। ठीक ठीक है है। ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही हरेसमेंट जो है ना, ये बार बार जो झूठी FIR है मुझ पर लगाते हैं बगैर इंक्वायरी के, और मुझे 3-3 साल कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है। अब मेरा एक बच्चा है छोटा 3 साल का, उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, वो सारा दिन कोर्टों में घूमता है मेरे साथ, वो अजीब अजीब किस्म के लोगों को देखता है, अजीब माहौल देखता है, उसको स्कूल में नहीं भेज सकती, मुझे मकान तो नहीं आपका लेने दे आपका रही। शौहर किधर है? वो मुझे इन्हीं ऑफिसर्स के प्रेशर में आके डाइवर्स देके जा चुका है। ठीक है, चले रुबीना अब शहीन उसको- साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम की कमी है, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि पुलिस अफसरान आपकी कंप्लेंट्स को बहुत सीरियसली लेंगे और कम से कम जो आपने वर्दी पहन रखी है उसका लाज रखते हुए आपको इंसाफ फराहम करेंगे। बहरहाल इस तमाम मामले पे जो पुलिस ASI रुबीना शहीन के साथ हो रहा है, इस पे बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमने, और जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौकफ है। देखिए, जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की बात है तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, जहाँ पर भी औरत काम कर रही है उसको उसका सामना करना पड़ता है। अब बात ये है कि हमारी पॉलिसी, अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूँ, हुकूमत है इस वक्त हमारी सिंध सूबे में, तो हमारी पॉलिसीज हमेशा प्रो वुमेन रही है, और आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जो है लेजिस्लेशन खवातीन के हवाले से सिंध हुकूमत ने ही की है। अब अगर बात आती है, आपने स्पेशली अगर सिंध पुलिस के हवाले से बात की है, तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सिंध पुलिस ने ही इस तरह औरत को जो है सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा। बहरहाल जो कुछ भी है, मेरी जाती राय ये है, बल्कि मैं इसमें अपनी हुकूमत का वर्जन भी दे सकती हूँ कि अगर तो कोई ऐसी बात है तो वो कल्प्रिट्स जो भी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और उन्होंने अगर वो अपना केस फाइल किया या कंप्लेंट किए और उसके बाद भी अगर उनसे इंसाफ नहीं होता, तो हमारा एक वुमेन पार्लियामेंटेरियन कोकस बनाया ही इसीलिए गया है। और आप देखें कि ये सिंध हुकूमत का ही कारनामा है कि उन्होंने हमेशा इस चीज को इनकरेज किया है, रिस्पॉन्स किया है। वुमेन पार्लियामेंटेरियन कोकस जो है वो इस असेंबली के फ्लोर पर भी आवाज उठाएंगे, वो चाहे हुकूमत से रिलेटेड ही कोई डिपार्टमेंट क्यों ना हो। तो जो कुछ भी है, आपको यकीन दहानी करवाती हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी केस, ये आप आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे जो है वो ये केस जो है वो मेरे जो है मुझे बताया, मेरी नॉलेज में लाई। तो जो भी होगा हम लोग खुद उनसे कांटेक्ट करेंगे और डिटेल्स मैं आपसे ले लूंगी और फर्दर जो भी होगा। लेकिन इस बात की आप जो है वो श्योरिटी में देती हूँ कि कभी भी इस तरह नहीं होगा कि अगर हमारा कोई डिपार्टमेंट है तो उसमें किसी भी खातून के साथ कोई नाइंसाफी हो जाए। और ये अलग बात है कि अगर इस तरह की जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता कि हम लोग उनके लिए
किस तरह की कानून साजी कर चुके। बेसिकली ये है कि वजह यही है कि इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाती है सारी लेजिस्लेशन कि वो खुद भी अवेयर नहीं होती औरत कि उसके लिए क्या कानून साजी हो चुकी है। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है, आपके चैनल के थ्रू अगर मुझे ये केस मालूम हुआ तो कम से कम ये है कि डिटेल आप मुझे दे दीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ आपने जाना और यही कहना है कि इस वाकये को इंक्वायर करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिल सकेगा। आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज की सिंध पुलिस के कुछ कारनामे कि किस तरह वो एक रिकवरी एजेंसी बन गई है और अपने एहलकारों के लेन देन के मामला सेटल डाउन कर रही है। जो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली वो कार्रवाई नहीं हुई। उसके साथ एक खातून पुलिस अफसर की कहानी खुद आपने उन्हीं की जबानी सुनी। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।